लोकतांत्रिक अधिकार। नो दो बुक हैं क्या इधर? दो बुक है तो एक दे दो। नाउ अब देखो, इसमें लाइफ विदाउट राइट्स कैन नॉट बी इमेजिन, बट these rights are snatched by people when people's life become hell. This was what happened in Guantanamo Bay, where about 600 people were put in jail by US forces from all over the world. सबसे बदनाम जेल US की है, जिसमें जो लोग होते हैं उनको बक्से में बंद करके रख दिया जाता है। उसमें छोटा सा सिर्फ एक शेड होता है, ऊपर और एक नीचे, उसी में तुम शिट करो, कुछ भी करो, उसी में बंद रहो। अल्टीमेटली वो आदमी मर जाता है, समझ में आया? बस बक्सा खोल के खाना दे दिया जाएगा और ऐसे बैठा रहता है। ग्वांटानामो। तो इसमें यहाँ पर एक तुम्हारे में दिया गया है कि लेटर लिखा गया है, डियर प्रेसिडेंट टोनी ब्लेयर, फर्स्टली आई सेंड ए लेटर 2 years ago but you did not reply. I was waiting for a long time but you did not reply. Please can you give me an answer to my question? Why is my dad is in prison? Why is he far away in Guantanamo Bay? I miss my dad so much. I have not seen my dad for 3 years. I know my dad has not come, not done anything because he is a good man. तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि कई लोगों को जो सस्पेक्ट्स हैं या किसी भी तरीके से जो यूएस है, अमेरिका अगर उनको संदेह की स्थिति से देखता है तो सिंपली जेल में बंद कर देता है। कितने लोग वहाँ पर अनअकाउंटेड मारे गए, सिंपली ऐसे मार दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि पुरानी दिल्ली में हमको एक चाइनीज मिला, ये करीब 10 साल पहले की बात है। तो हमने कहा तुम्हारा देश तो बड़ी तरक्की कर रहा है और हम लोग देखो यहाँ इतनी देर यहाँ पर है। पुरानी दिल्ली हजरत निजामुद्दीन में मिला था, ठीक है? तो और चाइना तो बहुत तरक्की कर रहा है। उसने कहा हम लोग अगर वहाँ पर 2 मिनट पहले भी पहुँच जाएं तो पूछा जाता भाई क्यों आ गए, तुम्हारी गाड़ी तो कभी 1 सेकंड भी लेट नहीं होती, तो तुम 1 मिनट या 30 सेकंड पहले आए होते, तुम 2 मिनट पहले क्यों आ गए, ऐसे बोला जाता है। वहाँ कोई किसी से बैठ के घंटों बात नहीं कर सकता प्लेटफॉर्म पे जैसे यहाँ होता है। तो हमने ये सारी बातें बताई कि तुम्हारे तो ये खूबियाँ हैं। बोला हमारे यहाँ खूबियाँ हैं, लेकिन हम अगर पब्लिकली अपने प्रेसिडेंट के बारे में या शी जिनपिंग के बारे में कुछ बोल रहे, उस समय कोई और रहा होगा, वैसे तो शी जिनपिंग ही था 10 साल पहले, तो हम लोगों को मार दिया जाएगा। और हम यहाँ चौराहे पे गाली भी देते हैं मोदी को या किसी को, राहुल गांधी को तो कोई कुछ नहीं कहता, किसी पॉलिटिकल लीडर को। तो उसने कहा आपको इतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, सो गेटिंग ए डेमोक्रेटिक राइट्स इज फार बेटर देन ए गेटिंग गुड मनी। ज़्यादा पैसा होना उसने कहा नहीं बड़ी बात है, अधिकारों के लिए आप लोगों ने अधिकारों के लिए लड़ाई की है और आपको अधिकार मिले, इट इज़ मोर फार वे बेटर। 800 लोग वहाँ चाइना में सिर्फ ये बताने के लिए गए कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है 3 दिन से और पानी की भी समस्या है। तो उसने कहा ऐसे म्यूटिनी मत करो, गुट बना के मत आओ, 1-2 आदमी आओ यहाँ रिपोर्ट लिखा के चले जाओ। फिर वो लोग बोले नहीं आप हमारी रिपोर्ट लिखिए। अगले दिन की बात थी, औरतें बच्चों समेत 800 लोगों को मार दिया गया। तो आप समझिए वहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या अर्थ, कुछ अर्थ निकला ये चीज़। तो लिखा गया है कि गेटिंग डेमोक्रेटिक देयर इज नो लाइफ विदाउट ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स
ही ना हो। इन राइट्स में बहुत सारे राइट्स हैं जिसको तुम्हें मिला है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ऑनर, गेटिंग ऑनर, सम्मान का भी अधिकार है, यानी सम्मान से जीने का भी अधिकार है। तो ये सारी चीज है। ओके, नाउ राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स। जब हम क्लेम करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं हमारे भी कुछ अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, हमारे कुछ अधिकार हैं। ऑन दोज राइट नोबडी कैन हाईजैक माई राइट। सबके अपने अधिकार हैं, हमें भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, लेकिन हम अपनी छड़ी उतनी ही घुमा सकते हैं कि किसी के सर पे ठोकर न लग जाए। कि कैसे भी घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते ना। सो यू कैन रोल योर स्टिक, however keep in mind that it should not hit some other body's other side। समझ में आई बात कि नहीं? तो सबके अधिकार हैं, so everybody has to preserve, has a right to preserve his rights and it is ensured by constitution। ये किसके द्वारा इंश्योर किया जाता है? हमारे संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। There are fundamental rights which cannot be snatched even by government or any highest institution। उन अधिकारों को तो कोई भी नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि जो प्रिजनर्स हैं उनके भी अपने अधिकार हैं, अगर ग्वांटानामो जेल की बात छोड़ दी जाए। अब देखिए, इन मोस्ट गवर्नमेंट्स राइट्स आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। राइट्स आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का तुम लोग समझते हो? क्रेसी मीन्स रूल, क्रेसीज ऑफ डेमोस, यानी रूल ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जनता का शासन। अगर जनता को अधिकार नहीं मिले तो वो कोई जनता का शासन हुआ? उनको अधिकार न दिए जाए, बोले सब निष्ठा का शासन चल रहा है, तो हो पाएगा क्या? वो नहीं हो पाएगा ना। तो इट इज रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, रूल फॉर द पीपल एंड रूल बाय द पीपल। सही है कि नहीं? तो एक डेमोक्रेसी की कल्पना बिना लोगों को दिए गए अधिकारों के नहीं हो सकती। अफ्रीका ने अपने देशवासियों को 3 महीने अज्ञातवास में रहने का भी एक अधिकार दे रखा, जो हमारे यहाँ नहीं। वो कहते हैं विदाउट नोटिफाइंग एनीथिंग एनीबडी यू कैन गो टू सम पर्वत एंड हैव योग साधना, ध्यान साधना, कुछ भी करो। 3 महीने किसी को बिना बताए अगर तुम गुप्त रहते हो, 3 महीने तक तुम्हें कोई ढूंढेगा नहीं, चौथे महीने से ढूंढेगा। कई कई नए नए अधिकार हैं। पाकिस्तान में अगर किसी ने किसी को फोन को टच कर लिया तो 6 महीने जेल का अधिकार है। माँ बाप अपने बच्चे के फोन को नहीं टच कर सकते, इतना अधिकार दे रहे। सब जगह सब देशों ने अलग अलग अधिकार दिए, देख लीजिएगा। एंड द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन आर रिटन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, अगर माँ बाप ने बच्चे को एक थप्पड़ मार लिया तो जेल में जाने का अधिकार। बच्चा फोन करेगा, अब एक नंबर दिया, उस पर कॉल कर देगा, पेरेंट्स को ले जाएंगे पकड़ के और उसको रख देंगे कहीं अच्छी जगह, केयर टेकर। ये बड़े बड़े अधिकार मिल रहे हैं। अब उससे उनका समाज कहाँ जाएगा, उससे लेना देना नहीं, बट लोगों को दिए गए अधिकार मिले हैं तो एंजॉय कर। सो दीज आर कॉल्ड, तो इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज द बेसिक राइट्स आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक राइट्स प्रोवाइडेड टू पीपल, ठीक है, या गिवन टू पीपल आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दीज आर नेम्ड एज फंडामेंटल राइट्स। वो जो तुम्हें अधिकार दिए गए वो कहाँ लिखे जाएंगे? द बेसिक राइट्स given to people are mentioned in constitution। सस्टेनेंस का तुम्हें मालूम है मतलब क्या होता है? राइट्स फॉर सस्टेनेंस, डेमोक्रेसी के जिंदा रहने के लिए। जैसे आपको मालूम है ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस कई जगह पढ़ा है कि बेसिक चीजों का अभाव आ जाए तो जिंदा रहने की नौबत आ जाए।
तो सस्टेनेंस का मतलब है डेमोक्रेसी के जिंदा रहने के लिए लोगों को अधिकार तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑटोक्रेसी हो जाएगी, मोनार्की हो जाएगी। These are called, इंद्रजीत इन्हें क्या कहेंगे? आप बताइए, हम क्या बताएंगे? फंडामेंटल राइट्स। आगे देखिए। नाउ फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट इन सिटीजन्स इक्वलिटी and liability. The preamble of constitution secures the preamble. preamble क्या होता है? preface. preface क्या होता है? प्रस्तावना। हमारे जो संविधान की जो पहला पेज है, तुम्हारी हर बुक में एक प्रीएम्बल होता है कि इस किताब में क्या है, उसका प्रीफेस है, उसको पढ़ के तुम समझ सकते हो ये सब प्रीफेस है, इस किताब में क्या है। ऐसे जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से हमारा संविधान शुरू होता है कि हम एक समाजवाद की ओर, एक इक्वलिटी की ओर ऐसे करते हैं। तो हमें भी प्रीएम्बल पढ़ाया जाएगा इसमें, इसी चैप्टर में। प्रीएम्बल क्या करता है? इट इंश्योर्स, तीन चीजें इंश्योर करता है। कौन कौन से सिटीजन की तीन चीजें इंश्योर करता है? दैट इज टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करेगा बोलो? दैट इज इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल इट्स पीपल। इक्वलिटी, सभी लोग इक्वल हैं। लिबर्टी, सभी लोग आजाद हैं, किसी को कोई बांध के नहीं रख सकता, ऐसे जबरदस्ती काम नहीं कर सकता। एंड तीसरी चीज क्या? एंड जस्टिस, सभी को न्याय मिलेगा फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया। ये बात कही गई है। अब देखिए, आयुष आ गए कि नहीं? आयुष, जस्मिता, कृपा, शानवी, चलिए। Now, fundamental rights puts this promise into effect. There is important basic features of these fundamental rights. आगे की बात देखो, इसमें दिया गया है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। 600 पीपल इसमें रख दिए गए थे। The American government said that they were the enemy of US and linked to attack in 9/11। तुम्हें मालूम है वहाँ दो बड़ी बिल्डिंग में अटैक हुआ था, तो जो कॉमर्स की बिल्डिंग थी कोई ना, तो वहाँ पर अटैक हो गया था। तो उसने 600 लोगों को जहाँ तहाँ से उठा के बोला ये सब सस्पेक्ट्स हैं। उनके ऊपर कुछ केस भी नहीं चला ना, उनके ऊपर कोई केस प्रूव किया, बस सिंपली रख दिया उनको जेल में। और वो 2 साल से जेल में बंद है। उनका लड़का जो है वो पूछ रहा है, किसी एक का लड़का, अनास जामिल अल्बाना, इसका मतलब है कोई मुस्लिम है। तो ज्यादातर मुस्लिम के जो थोड़े बहुत सस्पेक्ट्स थे उनको अंदर डाल दिया। तो यहाँ ये पूछा है उनके मौलिक अधिकार क्या है, अगर उनकी कोई गलती नहीं तो अंदर क्यों रखा गया? क्या एक रिलीजियस होना, किसी एक धर्म विशेष का होना क्या गलती है? ये पूछा। तो यहाँ पर एक नाउ सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया, तो तुमको अलग अलग देशों के बारे में बताया गया। अब देखो, ये तो अमेरिका की बात हो गई, अमेरिका ने अपने सिटीजन्स का अधिकार। यहाँ तो जिसने संसद पर अटैक किया, तो किसने अटैक किया था? हमारे पार्लियामेंट पर। उसके वो लिए भी लोग खड़े हो गए, अरे उसको सजा नहीं दे सकते, अटैक किया तो क्या किया, हो सकता है उसने संसद पर वो गोली चला रहा है। और फिर उसके लिए भी लोग यहाँ पर खड़े हो गए। कई परिवार के, इन्हीं के, ये जो आप जानते हैं सीएम है आतिशी मार लेना, उनके मम्मी पापा उसके लिए खड़े हो गए, जिसने हमारे संसद पर अटैक किया था। अभी मैं नेम बता देता हूँ उस पर्सन का जिसने अटैक किया। उसके लिए तो बहुत ज्यादा राजनीति हुई और बहुत सारे लोग उसके समर्थन में कि उसने अच्छा किया अटैक, जबकि वही लोग उसी संसद में बैठे। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या नाम है उनका, अभी मैं बताता हूँ। नेम ऑफ पर्सन हु अटैक्ड इंडियन पार्लियामेंट, अफजल गुरु।
है ना। अफजल गुरु के हत्यारों को गोली मारो सालों को, ऐसे करके कितना नारा लगा था। उसमें ये कन्हैया कुमार को जानते, तुम लोग नहीं जानते, एक पॉलिटिशियन। तो बहुत सारे जेएनयू में वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अफजल गुरु को सम्मान है, अफजल गुरु एक है, अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे से करके वहां नारे लगा रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम बता रहे हैं कि वहाँ ये जो जॉर्ज सोरोस दूसरे देश में अमेरिका में बैठा है ना, वो उसके लिए $6 बिलियन इसीलिए रखे कि भारत को तोड़ा कैसे जाए। वो वहां से फंडिंग करता है लोगों को। उसमें एक और भी हमारे मतलब राहुल गांधी भी हैं उसी के लिए। तो हमारे उसमें हुआ कि वो चले जाते हैं, उनको मोटा फंड मिलता है। These all funds have been stopped by this government. रूलिंग गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया कि फंड नहीं मिलेगा। अदरवाइज हमारे यहाँ पर विदेशी लोगों की वजह से जो गवर्न होता है, जो अपोजिशन है, उसको कौन गवर्न कर रहा है। अगला देखिए, सऊदी अरेबिया में कैसा सिटीजनशिप है। द कंट्री इज रूल्ड बाई हेरिडिटरी किंग एंड पीपल हैव नो रोल। वहां के लोग सऊदी अरेबिया में अपनी गवर्नमेंट को नहीं चुन सकते। अगर तुम्हारी मोबाइल में तुम वहां पर जा रही हो, गलती से उसमें शंकर जी की फोटो है, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा तुमको पता है। कहेंगे तुम्हारे मोबाइल में शंकर जी की फोटो क्या कर रही है। तुमने सऊदी अरेबिया में इंटर करने से पहले अपने डीटीएस की फोटो क्यों नहीं मिटा दी। अब जेल जाओ। ये डेमोक्रेटिक राइट्स। द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। किंग वहां जो है वो कहेगा तुम लोग लेजिस्लेटिव बैठोगे, तुम लोग थोड़े हो, तुम लोग कानून बनाओ। अब वो कानून क्या बनाएंगे और राजा क्या मानेगा। राजा जब खुद ही लेजिस्लेचर, वही इसने कहा एग्जीक्यूटिव है, ये जो कानून बनाए, अगर मेरी परमिशन हो जाए कानून ठीक है तो तुम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन राजा सेलेक्ट कर, पब्लिक का रोल ही नहीं है। तो जिसका रोल ही नहीं उसके लिए कोई काम कोई करेगा, कोई नहीं कर सकता। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पार्लियामेंट्री पार्टीज, मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग। मोनार्क जो नहीं चाहता है मीडिया बता नहीं सकती। ये भी चीज है जो मोनार्क कहेगा। जैसे हमारे यहाँ आया था ना कि सेंसरशिप ऑन प्रेस, जब अखबार छपता था दैनिक जागरण तो इंदिरा गांधी के पास जाता था, वो सब देख लेते थे, यस इट इज करेक्ट, नाउ यू कैन पब्लिश। इंदिरा गांधी कहती थी कि हाँ ये ठीक है, और कहीं अगर उसमें लिखा है इंदिरा गांधी ने ठीक नहीं किया, बोले आज की तुम्हारी पब्लिश ही नहीं होगी प्रति। उस मीडिया का क्या मोरलिटी है और क्या ट्रुथफुलनेस है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंसर होके आ रहा है। वो तो गवर्नमेंट की चापलूसी करेगा। इट इज ओनली अ फ्लैटरर ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए प्रेस का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज गवर्नमेंट के बारे में गलत बातें हमें किससे पता चलती हैं, प्रेस से पता चलती हैं। आज हमारा मीडिया जो न्यूज एजेंसीज हैं वो फ्री हैं। कई ऐसे चैनल भी मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट का अपोज भी करते हैं, और कई ऐसे चैनल भी मिल जाएंगे जो सपोर्ट भी करते हैं, और कई इंडिपेंडेंटली भी रन करते हैं। दोनों तरीके के मिलते हैं कि नहीं। जैसे एनडीटीवी मेनली इसका गवर्नमेंट का अपोज करता है, लेकिन दोनों मिल जाएंगे। There is no freedom of religion. Every citizen is required to be Muslim. वहाँ रिलीजन का फ्रीडम नहीं है, सबको वहाँ मुस्लिम ही होना पड़ेगा। Non-Muslim resident can follow their religion in private but not in public. पब्लिक में नहीं जा सकते। चुपचाप गुपचुप तरीके से घर में होली मनाओ, दिवाली मनाओ। पता लग गया किसी को कि तुम्हारे यहाँ दिया जला है तो तुम्हारी खैर नहीं है, दरवाजे बंद करके बना लो सब। Women are subjected to many public restrictions. Testimony of men is considered equal to that of two women. अगर एक आदमी के गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही के बराबर दो औरतों की गवाही मानी जाएगी, यानी उनकी हाफ वैल्यू है। टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज इक्वल टू टू वुमेन। दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, there are many countries and most of the Islamic countries, 51 countries है। तुमने अभी सुना होगा तो अफगानिस्तान में नया रूल आया है, जिस घर में औरतें रहती हैं वहां खिड़की नहीं होनी चाहिए, खिड़कियों की जगह दीवार चुनवा दो, उन्हें बाहर झांकने का अधिकार। ये सब चुनाव ये चीज। ईरान में भी तुमने सुना होगा कि वो डॉक्टर वो ऑपरेशन करते समय एक बाल निकल आया, उसी का पता चला बाल निकला, उसका सर काट देंगे। कैसे हिजाब लगा रही थी जब ऑपरेशन कर रही थी, बाल कैसे निकला। ये ना
अफगानिस्तान का तो तुमने सुना है, अगर किसी भी लेडी का नाखून दिख जाए, पैर का नाखून, तो सीधा उसको काट दिया जाता है। ये जरा सा इतना हिस्सा दिख जाए, प्रेग्नेंट वाइफ है तो उसको उसी के हस्बैंड से 100 कोड़े मरवाए जाते हैं अगर उसने गलती से लिपस्टिक लगा ली है कुछ भी, या उसके होठों पर तब तक पत्थर रगड़े जाते हैं जब तक खून न निकल आए। तो ये सारे रूल्स अफगानिस्तान के हैं, शरिया कानून के तहत वहां चलता है। लेडी घर से बाहर अपने भाई या पिता या शौहर के बगैर नहीं जा सकती। दीज आर बहुत सारे कंट्रीज, ओनली 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज गेटिंग द एंजॉयमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। सिर्फ 17%, 85% तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं दुनिया के लोग। उसमें एक मुख्य देश तो चाइना है, जहाँ की 1.5 अरब जनसंख्या जो है, 1 था समझो 150 करोड़, उसको कुछ अधिकार नहीं मिले। रशिया की जनसंख्या, 51 मुस्लिम कंट्रीज की जनसंख्या, कुछ अधिकार नहीं। बड़े बड़े देश है, नॉर्थ कोरिया, उन्होंने कहा आज जो लाल टी शर्ट पहन कर निकलेगा उन सब का सर काट दिया जाए, गोली सुना दी जाए। गोली लेके खड़े हैं, लाल पहन इनको पता भी नहीं। और फिर वो निकालेगा किम जोन उन, कल निकालेगा आज ग्रीन, कल ग्रीन वाले कदम। अगर तुमने सुबह घर से निकलने से पहले रेडियो नहीं सुना, तुम्हारे घर रेडियो 24 घंटे चलते रहना चाहिए, वहां कोई नियम कानून नहीं है। ऐसे तानाशाह भी हैं, सिर्फ तानाशाह, 4-5 तरीके के हेयर कट हैं, उसके अलावा कोई हेयर कट ले लिया। सिर्फ उसके सेनापति ने जब वो किम जोंग उन भाषण दे रहा था, जमाई ले ली, उसको 21 तोपों की सलामी दी थी। अपनी बहन को उसने उड़ा दिया, जब वो बीमार था उसकी बहन ने शासन चलाया और कुछ 1-2 अपनी मर्जी से उसने कुछ ले लिए फैसले, उड़ा दिया। अपने परिवार के लोगों को उड़ा चुका है ना। तो आपको सऊदी अरेबिया की बात पता चली, द पीपल आर स्ट्रगलिंग, उनको पता ही नहीं कि उनके डेमोक्रेटिक राइट्स क्या हैं, बहुत बुरी स्थिति। एथनिक मैसेकर इन वोसावो। अब जरा देखो, यू माइट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन एब्सोल्यूट मोनार्की, बट नॉट इन कंट्रीज विच चूज देयर रूलर्स। जस्ट कंसीडर स्टोरी फ्रॉम कोसावो। कोसावो में देखो, प्रोविंस यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया सऊदी अरब जो यूएसएसआर था पहले, तो अब वो बदल गया, सोवियत यूनियन बन गया है, लेकिन पहले यूएसएसआर था। अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की और उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी का एक नाम है, जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, अजरबैजान, ठीक है, आर्मेनिया, उसी से सभी राज्य तो उसी से निकले। पोलैंड भी उसी से निकला, यूक्रेन भी एक समय उसी का हिस्सा था। यूक्रेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब इसमें लिखा है, अजरबैजान, आर्मेनिया। तो अब वहां की कहानी सुनो। तो यूगोस्लाविया में तुमको मालूम है ना रशिया कहां पर है? रशिया के ये सारे कंट्रीज इधर के सारे अलग अलग, उनमें एक यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया का एक शहर, उसका नाम क्या है? कोसावो। क्या नाम है? कोसावो। कोसावो की कहानी सुनो। इसमें क्या दिया गया है? इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन इज ओवरवेलमिंगली अल्बेनियन, वहां के लोग अल्बेनियाई हैं, बट इन द एंटायर कंट्री जो सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी। 2 अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, एक सर्बिया है और एक क्या है बताइए? दैट इज अल्बेनिया के लोग। दीज आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, दोनों अलग अलग तरीके की रेस हैं। नाउ सर्ब नेशनलिस्ट Milosevic had won the election. His government was very hostile to Kosovo Albanians. He wanted the Serbs to dominate the country. Many Serb leaders thought that the minorities should either leave the country. So Albanian family में सुनो इस बात को क्या कहा गया है कि ये देखिए, अभी ये तो तुम लोगों को मालूम है, ये यूरोप है, यहां पर इंग्लैंड है। नाउ दिस इज रशिया, दिस इज जापान, यहां पर इंडिया। अच्छा, यहां पर देखिए, तुमको ये मालूम है फ्रांस है, दैट इज फ्रांस। और यहां पर कौन था जहां ये एंटोनियो, मैरी एंटोनियो से इसने शादी की थी? ऑस्ट्रिया है ना, दैट इज ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया। और उसके नीचे सर्बिया था, सर्ब्स लोग रहते थे। कौन से लोग? सर्ब्स लोग। तो तुमको ये बात मालूम है प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ? ये लोग गए थे यहाँ पर घूमने घामने के लिए खुली बग्घी में,
और इस पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो वहां के सर्बियाई लोगों ने क्या किया, इनको गोली मार दी, यहाँ के राजकुमार और रानी को। और तब से उसके बाद विश्व युद्ध शुरू हुआ। कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया, कई लोगों ने, ये तो समझ में आएगा सर्बिया क्या है। लेकिन फिर भी समझो, यही जो सर्बिया और दूसरी लोग हैं यहाँ पर, दिस इज ये पूरा यहाँ पर क्या है, दिस इज कौन सा पर्वत है, यूरल माउंटेन। तो यहाँ पर रशिया पहले एक था, यहाँ तो चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया। यहाँ पर इसमें से निकला था यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया में क्या है, यूगोस्लाविया में दो तरीके के लोग रहते थे। यहाँ देखो, ये अल्बेनिया एक अलग कंट्री है, अल्बेनिया। अच्छा, यहाँ के ज्यादा लोग अल्बेनियन थे। कैसे थे बताइए, अल्बेनिया के थे, अल्बेनियन। और कुछ कौन से थे बोलो, सर्बियन। मेजॉरिटी में सर्ब्स थे, मेजॉरिटी में सर्ब्स हैं सर। हाँ, सर्ब्स इसमें मेजॉरिटी में है, और सर्ब्स मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन थे बोलो, अल्बेनियन। अल्बेनियन। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पर चुनाव हुआ तो सर्बियन रूलर चुन लिया गया, और उसने कहा अब किनको छोड़ के चले जाना चाहिए देश, दैट इज इट इज लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ सर्ब्स। या तो सर्बियन को वो स्वीकार करें या उनके देश को छोड़ के चले जाएं। जैसे तुम लोगों को श्रीलंका में मालूम है क्या हुआ कि नहीं पता, समझो इस चीज को। ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका को जरा मैं हाईलाइट कर दूं तो श्रीलंका में क्या हुआ, पहली बात तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि हम आजाद हुए 1947 में और श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, और 99% लिटरेसी रेट, इतने पढ़े लिखे लोग। लेकिन इसका कबाड़ा क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ सिविल वार चल रहा था 70 साल से। समझो इस चीज को, यहाँ पर 78% सिंघली लोग हैं। कैसे लोग हैं, सिंघली। सिंघली का क्या मतलब है, बौद्ध। और फिर कितने परसेंट बचे बोलो, दैट इज बच गए 22%। 22% में यहाँ पर 15% तमिल है, और तमिल है जो बच गए वो अदर कम्युनिटीज हैं। तो अब आप देख लो, 8 5 13 7 हो गए, तो 7% मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। सिंघली लोगों ने बोला अब हम यहाँ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाएं। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का क्या मतलब है, हम जीते हैं, हम बड़े हैं, हमारा ग्रुप सबसे ज्यादा है। अब जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट होंगी, सर्विसेज, सब में सिर्फ किसको लिया जाएगा, सिंघली। इनको लिया ही नहीं जाएगा। हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ सिंघली बैठे। लैंग्वेज कौन सी चलेगी, बौद्ध। ये सब नहीं चलेगी, तमिल नहीं चलेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्ही से अगर तुम्हारे पापा स्कूटी लेने जा रहे हैं या कोई भी चीज, तो तुमसे न पूछें कि कौन सा कलर लिया जाए, और सबसे पूछ लें तो तुम्हारे मन में होगा देखो हमसे नहीं पूछा, और बहन बता रही है पिंक ले लो, भाई बता रहा है ब्लू ले लो, तुमसे पूछा ही नहीं जा रहा। तो ऐसे में तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक एजिटेशन होगा कि नहीं, कि तुमसे भले पूछ लें कोई भी कलर तो पूछ लेना चाहिए कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, किसी भी को अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कराते हो पावर शेयरिंग में। हमारे यहाँ हर जाति का, हर समुदाय का हर जगह है। अबुल कलाम भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं कि नहीं, और कहीं कहीं पर एक सिख भी, मनमोहन सिंह भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हमारा इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चला, इन्होंने लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सीरम, ये लोग चुप नहीं बैठे, बोले या तो हमको पार्टिसिपेशन दो पावर में, पावर तो सभी को चाहिए। इन लोगों ने अपनी एक संगठन बनाई, हथियार उठाए और लड़ाई शुरू कर दी। अगर दो गृह युद्ध जानते हो, सिविल वार, घर ही में लड़ाई होने लगे तो तुम बाहर क्या फ्रंट मजबूत करोगे। इन्होंने पूरा 70 साल लड़ाई झेली है, सबके पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो अल्टीमेटली राजीव गांधी ने बोला शांति सेना भेजिए। किसके लिए, किसकी सरकार थी बोलो वहां पर, तमिल की थी। तो वहां की जो सरकार थी, राजपक्षे सरकार, बोले हम 10,000 सैनिकों को भेजते हैं, शांति हो जाए तुम्हारे यहाँ। अच्छा ये बताओ, क्या भारत में भी तमिलनाडु है, वहां भी तमिल लोग रहते हैं, उन्होंने पसंद नहीं किया, बोले तुम उनके लिए भेजे, वो लोग तो तमिल को मार रहे हैं। समझ आई बात कि नहीं। तो इसलिए जब राजीव गांधी ने 10,000 लोगों को मारा तो वहां के लोगों ने, सिंघली लोगों ने भारतीय शांति सेना को आगे रख दिया, वो मारे गए, गोली खा के मर गए।
और भारत में किसको ये नापसंद गुजरा? तमिलियंस को, क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्तेदार कहाँ रह रहे थे? श्रीलंका में। और अल्टीमेटली राजीव गांधी को बम ब्लास्ट में मारा गया, वो उन्हीं तमिलियंस ने मारा। बम ब्लास्ट में मारे गए थे कि नहीं राजीव गांधी? उन्हीं तमिलियंस। तो समझ गए आपकी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या अच्छी होती है? नहीं अच्छी होती है। इसने पूरे एक राज्य में अशांति पैदा कर दी। पावर शेयरिंग करनी है तो जो माइनॉरिटी है उसको भी दो पावर, तभी तो सही रहेगी कि नहीं? यही किसने किया बताओ? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में कौन थे? दैट इज अल्बेनियंस। दो आसपास के थे, दो यहाँ के आगे बस गए। सर्ब ज्यादा थे। सर्बियाई वहां का कौन बन गया? बोलो क्या नाम है? दिखाया गया दैट इज मिलोसेविच। तो सर्ब नेशनलिस्ट। अब इसके बारे में लिखो, इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन। दैट इज क्या हुआ कि इन यूगोस्लाविया majority of population is Serbian and minority group is Albanian. Albanian. So in इसमें ईयर दिया नहीं है, ईयर दिया है so happened। तो यहां पर कब हुआ? उसी ईयर में हुआ होगा। What happened in Albanian family ने twin? जरा इस चीज को देखें। When, अब ये तो मुझे पता नहीं है। When Serb nationalist, क्या नाम है उनका? Milosevic। That is Milosevic has won election। Has won election। He formed majoritarian government। उसने कैसी सरकार बनाई? जो बहुमत वाली सरकार, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, यानी सिर्फ उन्हीं का पक्ष है। He formed majoritarian government। He said Albanians either leave the country or accept Serbian majority। क्या बता दिया? बोलो, बात समझ आई कि नहीं? पूरी बात समझ आ गई कि नहीं? He said, क्या बोला बताओ उसने? ये बता दो, सेंटेंस पूरा खुद में समझ। He said, किससे? हाँ, he said Albanians। क्या बोला Albanians से? Either leave country or accept सर्बियन मेजॉरिटी। ये सर्बियन रूल जो वहां चले चुपचाप स्वीकार करो, जैसे यहाँ भी हुआ। इसीलिए तो सिविल वार हुआ, अशांत पड़ा रहा श्रीलंका। यहाँ तक कि अभी थोड़े 1 साल पहले राजपक्षे सरकार जो थी उसको भी भगा दिया इसके बाद। जैसे शेख हसीना को उसके महल से निकाल दिया गया ना, और उन्हीं के शेख हसीना के बेड पे लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को ला के शूशू करा रहे थे। यही राजपक्षे के यहाँ हुआ। वो मुर्गी चुरा ले गए उनके बेड पे, बोले हमारा बच्चा शूशू करके आया है राजपक्षे के बिस्तर पे। तुम क्या बात करते हो? ये हालत है। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, तो जस्ट कहने के लिए उसकी वीडियो बना रहे। तो ये चीज हो गई। अब देखो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन गई, तो वहीं के यूगोस्लाविया में एक छोटा शहर था कोसावो। कौन सा शहर था? कोसावो में एक बच्चे के परिवार के साथ क्या हुआ उसकी कहानी। तो 74 दिस व्हाट हैपेंड इन अल्बेनियन फैमिली इन कोसावो। 1999 में देखो क्या घटना घटी। 74 years Batisha Hoxha was sitting in kitchen with 77-year husband। ठीक है, तो and they were heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town। The next thing she knew, 5 or 6 soldiers burst through the front door and were demanding, where are your children? उनसे बोल रहे हैं 74 years की थी उसकी वाइफ और 77 years का उसका हस्बैंड था। उससे पूछे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो अल्बेनियंस थे। तो they shot इज्जत 3 times in the chest। 3 गोलियां भी मारी। उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो अल्बेनिया की थी, गोलियां मार दी। फिर क्या हुआ?
And with her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off finger and told her to get out. I was not even outside the gate when they burned the house. तो उन्होंने घर भी जला दिया और उसकी वाइफ को भी मारे, यानी दादी को मार। तो ये चीज हुई। आपको ये बात समझ में आ गई? और इसके अलावा ट्विन सिटी की क्या घटना है, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं इसमें? आप ट्विन सिटी में क्या हुआ और कब हुआ? 9/11 से आप क्या समझती हैं? ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या जानती हैं? तो समझ, ये शुरू में लिखा ट्विन सिटी की घटना, जिसको मैं ग्वांटानामो जेल की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात की नहीं? तो हुआ क्या, when जो ट्विन सिटी कुछ नहीं है। ट्विन सिटी का मतलब है दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्विन टावर ना, ट्विन टावर। तो ट्विन टावर है ये, दैट इज द बिल्डिंग ऑफ कॉमर्स। इनको क्या किया कि प्लेन लेकर ओसामा बिन लादेन के कुछ जो गुर्गे थे, यानी कुछ पायलट्स थे, वो घुस गए और उस बिल्डिंग के अंदर ही क्रैश कर दिया। तो उससे बहुत लोग मारे गए, करीब 3000 लोग मारे गए ना। तो अब इस फिर बाद में ओसामा बिन लादेन भी मारा गया। तो बताइए इसी के सस्पेक्ट में अमेरिका ने कितने लोगों को जेल में डाल दिया? 600। तो ट्विन टावर और ब्लास्ट हुआ, ऐसा कब हुआ बताओ? दैट इज 9/11, यानी सितंबर 2011। तो इसे 9/11 का इन ट्विन सिटी नहीं हो। देखो, व्हेन ट्विन टावर ऑफ USA was, ठीक है, blasted by using aeroplanes, तो क्या हुआ? USA soldiers put 600 suspects इन ग्वांटानामो बे। वो एक ऐसी बेल है जो काला पानी है, वो टापू में, आइलैंड में बसी हुई है, वहां कोई आ जा भी नहीं सकता, कोई मिलने भी नहीं जा सकता। सो सस्पेक्ट इन ग्वांटानामो प्रिजन। और कैसे? विदाउट ट्रायल, सिर्फ डाल दिया, उनके ऊपर ट्रायल भी नहीं चला। ट्रायल हो तो वो लोग अपना भी पक्ष रखें, तो इस तरीके से prisoners were not released even they were declared not guilty। उनको निरपराधी भी घोषित कर दिया। अगले पेज पे देखो, और UN प्रेसिडेंट ने भी कहा कि छोड़ दो, तू भी नहीं छोड़ेगा। दूसरे पेज पे ऊपर लिखा these were not released। An independent inquiry by UN supported findings में उन्हें not guilty पाया गया। UN Secretary General said the prisons in Guantanamo Bay should be closed down। ठीक है, प्रिजन ही बंद कर दो। यूएस गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम जेल बंद नहीं करेंगे। उसने कहा, यूएन तो सेक्रेटरी जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी, तो उसने भी बोला, बट इन्होंने नहीं माना। अब जरा देखिए, राइट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में तुमको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। मैं भी ये चैप्टर इसी के लिए बना हुआ है। अच्छा, आगे क्या हुआ? This news was typical what happened to thousands of Albanian। अब अल्बानिया की कहानी सुनो। इस कहानी की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो उनकी पावर थी मिलोसेविक की, लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट, और उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए और वहां उनको सजा दी। रशियन गवर्नमेंट ने तो नहीं दी, लेकिन किसने सजा दी बताओ? इंटरनेशनल। यूगोस्लाविया तो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था, अब रशिया के अंडर में था ही नहीं वो, और यूगोस्लाविया के कोसावो शहर में ये सब हो रहा था, तो यूगोस्लावियन गवर्नमेंट ने तो नहीं सजा दी। अगर पुतिन आज कहीं भी जाते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट के वो अपराधी हैं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों के साथ वार क्राइम किया है। ऐसे बाहर निकल जाए ना अमेरिका कहीं पर अपने टूर के लिए, तो वहां पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट में उनको भेज दिया जाएगा। ये चीज है। इवन बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, वो चले जाए, उनके ऊपर भी है कि उन्होंने भाई फिलिस्तीन के लोगों को मारा है। ये चीज, तो ऐसे लोग कहीं टूर करने नहीं जाते। 2 साल पहले सऊदी अरेबिया में
औरतों को ड्राइविंग की परमिशन मिल चुकी है, उसके पहले ड्राइविंग उनके लिए बैन थी। सर कॉल क्या नाम है कुछ है? छोड़ दीजिए। चलिए, नाउ डेमोक्रेटिक राइट्स। आगे देखिए, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स six fundamental rights. Right to equality. That is equality before law. Equal protection of the laws, which means this laws applies all person regardless to their gender. यानी जो हमारा लॉ है जेंडर के बेसिस पर न्याय नहीं करता कि कोई भाई पुरुष है तो उसको न्याय दे दे और स्त्री को ना दे, तो रिगार्डलेस टू जेंडर स्त्री को उसके साथ समान न्याय करता है। रिगार्डलेस टू जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर भी न्याय नहीं करता। अभी यमन में एक स्त्री थी, उसने अपने हस्बैंड के लिए वो किया था, फाइल किया था, वो इंडिया की केरला की थी। अभी केस चल रहा है, रिसेंट केस बताना, उसको फांसी की सजा दी गई है। तो उसने बोला कि उसने वहाँ के जो है अबुल फजल कोई वहाँ के व्यक्ति थे, उनसे शादी कर ली। तो उसने बोला हमारे पति हमको प्रताड़ित करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ। वो डॉक्टर थी, केरला की थी, वहाँ डॉक्टरी कर रही थी। तो उसने जब बोला कि हमारे हस्बैंड हमको ह्यूमिलिएट करते हैं, मारते हैं, तो उसी को 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। और उसको फिर बोला अच्छा ऐसा करते हैं तुम्हारे हस्बैंड, तुमको फांसी होगी, तुमने अपने हस्बैंड के लिए ऐसा बोला, फांसी। अब हमारी सरकार लड़ रही, बेचारी को बचा नहीं पाए, उसके ऊपर केस लगा दी गई। तो आप समझ जाना डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, केस पढ़ के देखना, यूट्यूब में आएगा। लेकिन हमारे ऐसा हुआ क्या कि रिलीजन के आधार पर कि चलो ये हिंदू है और मुस्लिम से की तो हिंदू को फांसी देते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पर कि शेड्यूल कास्ट का है, ठाकुर है कि ब्राह्मण है, इस बेसिस पर भी नहीं होगा। क्रीड, तुम शैव संप्रदाय की हो, ये वैष्णव संप्रदाय की हैं, लेकिन आप दोनों कैसे आपस में बैठते हो? तुम विष्णु भगवान को मानती हो, शंकर जी को मानती हो। संप्रदाय के आधार पर क्रीड, तुम जूना अखाड़ा की हो, ये रामगिरी अखाड़ा के हैं, लेकिन दोनों देखो आज प्रयागराज के कुंभ के मेले में कैसे शाही स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़ा हो चाहे कोई अखाड़ा हो, सब मिलके करते हैं कि नहीं? सब अखाड़े। हमारे क्रीड के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भी भेदभाव नहीं। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अलग अलग पंथ के आधार पर भी भेदभाव नहीं। सभी बिफोर लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। यानी कानून की नजर में सब बराबर है। उसकी आंखों में पट्टी बंदी और हाथ में तराजू है। यानी कि वो देख के निर्णय नहीं लेती कि अरे ये हिंदू है तो निर्णय दे, नो, तराजू। सही है? सो दैट इज जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, रेस। एक जिप्सी है, एक रेड इंडियन है, और साथ में बैठ के देखो पढ़ाई कर रहे हैं। जिप्सी सिख लोग होते हैं जो कहीं अफगानिस्तान के ओरिजिन के होते हैं, वो जाके कहीं पर अफ्रीका में बस गए तो जिप्सी कहते। तो सब इक्वल है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। अभी तुमको मालवीय नगर की घटना बताते हैं, वहां पर किसी ने बोल दिया कि हम तुमको मकान नहीं देंगे किराए पे क्योंकि तुम मुस्लिम हो। उसने रिकॉर्ड कर लिया फोन में, उसको 2 लाख रुपए कंसेशन मिला। उसने दिखा दिया कि ये मुझ पर, हमारे धर्म के आधार पर हमें मकान देने से मना कर। वो ये बोल देता कि मीट खाने वालों को नहीं देते, वो सब चलता था। उसने ये बोल दिया कि मुस्लिम को नहीं देते। तो
कोई भी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जेंडर के आधार पर भी नहीं कर सकता। अर्पित कह दे कि भाई हम अपने बगल में लड़कियों को नहीं बैठने देंगे, केस हो जाएगा, चला जाएगा अंदर, बेल भी नहीं होगी। ये कह दे नहीं अभी हमारे बगल कोई नहीं बैठ सकता भाई, अभी कुछ क्योंकि हमको कुछ डिसीज है, ऐसे बोल दे, बहाना बना दे तो चलेगा। और इससे सिंपली प्लेनली मना कर दे, इनमें से कुछ भी नाम नहीं ले सकता, चलेगा। ऐसे बोल दे कि देखिए आप लोग यहाँ मत बैठिए, महिलाओं की सीट है, पुरुषों की सीट है, तो बच जाएगा, है ना। होता नहीं बस में, तो बच जाएगा। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का भी अधिकार है। आजादी का कितना अधिकार है? तुम अपनी छड़ी उतना घुमा सकते हो, यू कैन रोल योर स्टिक टिल नोबडी इज हिट बाय योर स्टिक। तुम्हें उतनी छड़ी घुमाने का अधिकार है कि किसी के सर पे चोट ना लगे। तुमको स्वतंत्रता है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता किसी को बाधित नहीं करनी चाहिए। योर फ्रीडम शुड नॉट हर्ट समबडी, मेक डिसकंफर्ट टू समबडी, उतनी स्वतंत्रता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तुमको कुछ भी बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। जब तुम लोगों ने फ्रांस की क्रांति दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, उसमें देखा था लोगों के मुंह पे पट्टियां बंधी थी, ये नहीं पढ़ा है तो फिर वो हमने दिखाया था आपको एक पेज, उसमें सब लोग सलाह करें लेकिन बोलने का किसी को अधिकार नहीं था। बोल नहीं सकते, मन मन में सोचने का अधिकार। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, तुम चौराहे पे खड़े होकर मोदी जी को गाली दे तो तुम्हें पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। ऐसा हो ही रहा है, लोग स्पीच तो दे ही रहे हैं ना, लेकिन किसी को कोई बोल सकता है। यू कैन ओपनली कीप योर व्यूज इन पब्लिक, एक्सप्रेस योर व्यूज, एंड इट इज द राइट you are allowed and it is given to you by constitution. So everybody has a right. ये बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत सारे देशों में ये अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ तो भारत के साथ गद्दारी वाले करने वाले भी शान से खड़े होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वही कन्हैया कुमार चुनाव जीत के भी आ जाते। तो हमारे यहाँ एक बड़ा ग्रुप है जिसको समाज में सपोर्ट है, बाहर से फंडेड है, लेकिन वो जीत भी रहा, जो पैसे की ही है सारी राजनीति। तो लेकिन हमारे यहाँ ये अलाउड। तो आप समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी इज द एक्सेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। तुमको अगर एजिटेशन करना है, जला दो सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब जला दो, इट इज एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और सिंगापुर में तुमने अगर जलाई तो तुम्हारा ही घर नहीं कन्फिस्केट किया जाएगा, तुम्हारे नाना दादी चाचा सबका मिला के सबकी हो जाएगी। इसीलिए सिंगापुर और भारत एक साथ आजाद हुए। हमारी प्रति व्यक्ति आय 17,000 है, उनकी 1,70,000 पहुंच गई। उनसे पूछा गया तुम्हें डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए कि मॉनेटरी बेनिफिट? उन्होंने कहा मॉनेटरी। उनके कुछ नियम, उनके अधिकार ले लिए गए और उनको संपत्ति दे दी गई। यहाँ सब जल रहा है रोज, लेकिन कहीं कुछ किसी से लिया जाता है। तो वी आर सफरिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हमें कैसी है एक्सेस, समझ में आ गई? However, we have right of freedom of speech and expression का आपको अधिकार प्राप्त है। समझ में आ गई बात? Every citizen of country has freedom of speech and expression. तो सभी को स्पीच का अधिकार। और कौन कौन से आपको अधिकार प्राप्त हैं? फ्रीडम टू होल्ड असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम टू फॉर्म, सबकी अपनी अपनी यूनियन और एसोसिएशन है। रेलवे यूनियन है, जो जिस जहां पे है, लेबर यूनियन, सब लोग बना रहे हैं कि नहीं? फ्रीडम टू फॉर्म। रशिया में एक समय जब बोल्शेविक और मेनशेविक्स थे, उन लोगों ने मना कर दिया था यूनियन नहीं बना सकते। एक हर देश में ये हुआ, लेकिन भारत में अब ऐसा नहीं है। हम लोग डेमोक्रेसी को, फुल फ्लेज डेमोक्रेसी को भारत में एंजॉय किया जाता है। एक और देश है फ्रांस और यूएस। यूरोप के ज्यादातर देशों में फुल फ्लेज डेमोक्रेसी। नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड इसके बेहतरीन एग्जाम्पल। आप चाहे तो हाथ में लेके रामचरितमानस जला दो या कुरान जला दो, पुलिस तुमको बचाने आ जाएगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो चाहो वो करो, तुम्हें जो चाहिए वो करो। इतना हमारे यहाँ नहीं अधिकार।
हमारे यहाँ जलाओगे तो पकड़ ले जाएगी, लेकिन नीदरलैंड और स्वीडन की घटना देखी तुमने? वो लोग कुरान जला रहे हैं तो कोई वहां पर कुछ भी जला रहा है, कोई पकड़ रहा है नहीं, पकड़ा पुलिस। तो कहीं एक्सेस भी है। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बताइए? एंड एसोसिएशन, अपने संगठन भी बना सकते हो। बहुत सारे आप लोग देखते हो एसोसिएशंस होते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कहीं भी जा सकते हो। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, जोधपुर में मकान ले लिया, बताओ जोधपुर में बिजनेस चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई मना कर रहा है? यहाँ वोट भी दे रहा हूँ, 10 साल कहीं तुम रह जाओ, वोटर आईडी भी मिलता, 10 साल जाते ही नहीं मिलेगा। कितने साल रहना चाहिए? 10 साल। तो आप कहीं रह सकते हो। अभी भी कुछ जगह हैं जैसे JNK में नहीं रह सकते हो, और कहाँ नहीं रह सकते हो? 7 सिस्टर्स स्टेट, सप्त भगिनियां, जो 7 बहनें हैं ना, वहां नहीं रह सकते हो, क्योंकि वहां का उनका अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है। अगर वहां बहुत पैसे वाले देश में अंबानी अडानी सब जा के लेने लगे तो वहां उनका क्या कल्चर बचेगा? तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इन सब में नहीं ले सकते, वहीं के लोकल लोग ले सकते। समझ में आ गई बात? तो JNK में अब खुल गया है, धारा 370 हटने के बाद वहां तुम मकान ले सकते हो, पहले नहीं ले सकते, अब ले सकते। यू आर फ्री टू मूव। पहले तुम JNK में जाओगे तो तुमको आधार कार्ड ले जाने पड़ता था दिखाने के लिए, आइडेंटिटी के हम बाहर से आए, रखना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया, वो BJP के थे, बाद में उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी संदेहास्पद स्थिति में हत्या भी कर दी गई। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा फहरा दिया था लाल चौक पर, क्योंकि वहां उनका अपना झंडा हुआ करता था, वहां 2 संविधान होते थे। तो इस तरीके से आप समझ में आ गई? नाउ यू आर फ्री टू मूव एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप अपने रिस्क पे नागालैंड भी जा सकती हैं, वैसे वहां कैनिबल्स रहते हैं, नरभक्षी, तुमको खा जाए तो किसी से बोलना नहीं, जा जरूर से। समझ आई बात कि नहीं? वो लोग जो वहां उनके मरते हैं उन्हीं को पकाते और खाते हैं, उनका अपना रिवाज है, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं ना। नागालैंड, यू आर फ्री टू मूव एनी पार्ट ऑफ कंट्री, फ्री टू मूव। सिर्फ मूव ही नहीं कर सकते, एंड ट्रेड एंड परचेज ए हाउस इन एनी पार्ट ऑफ। कुछ अनुच्छेद हैं, देयर आर सम आर्टिकल्स व्हिच प्रोहिबिट यू टू परचेज इन ए सर्टेन प्लेसेस, अदरवाइज तो फ्री। मूव, ट्रेड एंड परचेज प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये भी करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तुम कोई भी प्रोफेशन पे कुछ भी कर सकते हो, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जो चाहो वो कर सकते हो। एंड पर्सनल लिबर्टी भी दी गई है, ठीक है। फ्रीडम टू होल्ड असेंबली, कहीं सभा भी कर सकते हो इन पीसफुल मैनर, असेंबल कर सकते हो लोगों को, तो असेंबल करने को असेंबली कहा जाता है, इन पीसफुल मैनर। तो अभी 2 चीज हमने देख ली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी। तुमको इक्वलिटी तुम कानून की नजर में, कानून किसे कहते हैं? रूल बुक, ठीक है, या इसको ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ, रूल बुक भी कहते हैं। तो यू आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ रूल बुक। कुछ भी आज भी होता है तो कहते हैं चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे। राम मंदिर टूटा या बाबरी मस्जिद टूटी, मुसलमानों ने एजिटेट नहीं किया, दंगे जरूर हुए, लेकिन बाद में सबने कहा, सभी पक्षों देखेंगे तुमको, कोर्ट घसीट ले जाएंगे। हिंदुओं ने कहा हम भी तुमको देख लेंगे। इतना विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये बात सभी लोग जानते थे। इसीलिए उस विश्वास ने ही तो दंगों से रोका देश को। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सिख दंगे हुए, लेकिन अंत में लोगों ने कहा कि हम तुमको, वहां सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, इतने इतने लोग दोषी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसके अन्याय नहीं किया। एवरीबडी इज इक्वल, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, और दूसरा है दैट इज
राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। आजादी भी हमें अपने देश में पूरी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, लक्षिता इससे क्या तुम समझती हो? सर इसका मतलब है कि सर कोई भी मतलब हमारी कंट्री में कोई चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता और एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। सही बात है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है? शोषण। जैसे हमने कोई लेबर को हायर किया, ये डेली लेबर होता है ना, डेली वेजेस वाले, 8 घंटे काम ले लिया, उसने कहा साहब अब टाइम हो गया मेरा, 5 बज गया, पैसे दो। हमने कहा नहीं देंगे, करो रात भर काम, कल दें। तो ये एक्सप्लॉइटेशन हो गया कि नहीं? आप पैसे नहीं दे रहे हो किसी के, और वो एक गरीब है, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो दिस इज उसके खिलाफ हो जा सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट मीन्स एवरी सिटीजन हैज ए राइट नॉट टू गेट एक्सप्लॉइटेड। जो नियम है, जिसके हिसाब से काम होना चाहिए, सब उसमें बंधे हैं। राष्ट्रपति से लेकर के एक जो लास्ट पर्सन है, वो सब उसी रूल बुक में बंधे हुए हैं। नो, एवरीबडी हैज ए राइट ऑफ नॉट गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। नोबडी कैन एक्सप्लॉइट एनीबडी। सीधी सी बात, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट। किसी का कोई शोषण नहीं कर सकता। अननेसेसरी इनजस्टिस, एवरीबडी हैज फ्रीडम टू प्रिजर्व देयर राइट्स। इसमें क्या लिखा है आपके बुक में? राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बुक क्या लिखते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है, Constitution prohibits trafficking in human being। ट्रैफिकिंग का तुम क्या मतलब समझते हो मानसी? उसे पढ़ो, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, बताओ। हाँ, इंसानों की बेचना, इंसानों के बॉडी पार्ट्स को बेचना। यहाँ से लोगों को भेज दिया जाता है चुपचाप नेपाल। नेपाल में तुम्हारा लीवर 7 लाख में और किडनी 5 लाख में, करीब करीब तुम 23 लाख की हो, अलग अलग बेचा जाए। ये चीज पता भी नहीं चलता उस इंसान का। इसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इवन गर्ल्स ट्रैफिकिंग भी होती है। लेकिन ये सारा क्या है? एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये तो मैं ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूँ, इंसान ही बेच दिए जा रहे हैं। एक्सप्लॉइटेशन कई तरीके का होता है, जैसे मैंने लेबर का बताया, 8 घंटे के लिए बुला के, वो 10 घंटे काम करा, बोला हम पैसे ही नहीं देंगे, वो कहाँ जाएगा बेचारा? हाउएवर इट इज इलीगल। अगर वो पुलिस के पास चला जाए तो हालत खराब कर दे पुलिस। गरीबों की ज्यादा सुनवाई होती है। ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स लेबर। और बेगार, बेगार का मतलब समझते हो? सुनो इस बात को। बेगार का मतलब है कि तुम्हारे पिता ने पैसा लिया था, तो उनके परिवार वालों से क्या कहा जाए? परिवार वालों से कह दिया जाए तुम भी हमारे यहाँ काम करोगे जब तक वो चुकता नहीं हो जाएगा। उनके पूरे घर वालों से, पूरे परिवार वालों से दिन भर, ये गाँव में बहुत होता है, बेगार कराई जाती है। दादा वादा ने लिया होगा, उसका ब्याज का छियाज, यानी दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कहेंगे इतना इतना हो गया, अब चलो काम करो। वो पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, गरीब है, ये सारा बेगार बंद हो चुका है। बात समझ में आ गई? और आजकल क्या है, यूट्यूब में तुम उसमें बोलो, गूगल में जाके, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वहां अगर तुमने फाइल कर दिया केस, हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ उसमें तुम्हें नाम लिखना है, 15 दिन के अंदर ऐसा पुलिस एक्शन हो जाएगा तगड़ा कि दैट इज, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ गूगल में राइट टू एक्सप्लॉइटेशन खोलोगे तो उसमें फॉर्म आ जाएगा, कंप्लेंट करने वाले का नाम, कि भाई ये मानसी भी कंप्लेंट कर सकती, तुम में साहस नहीं कि मान्या को इन्होंने डांटा है, ऐसा किया, ऐसा करना। समझ आई बात? तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने अपनी सिस्टर के अगेंस्ट में केस फाइल किया था, उसकी ऐसी हालत हो गई, जिसने भी किया था कि वो अब किसी जगह ना फॉर्म भर सकता था ना कुछ, क्या कि झगड़ा हो गया था, एक लड़के ने सिस्टर को मार दिया, हाथ चला दिया, तो उसमें कोई पब्लिक प्लेस में हुआ था, तो फिर उसमें आ गया, सब कुछ हो गया। उसके कैसे बोला कि आई विल इंश्योर, हमारे पास भी फीडबैक आ गया कि ये कहीं किसी सरकारी संस्था में नौकरी नहीं करे। हम तो बैठे बैठे फाइल ही किए थे। कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जाते हैं, गूगल पे एक मास्टर फॉर्म है, नाम
क्या हुआ, किसके साथ हुआ, मेरा पता क्या, उसका पता क्या, बस बात करो, भूल जाओ, सब हो जाएगा, कहीं नहीं जाना, 5 रुपए भी नहीं खर्च करना। These are, ये बहुत ज्यादा वो, समझ में आ गई बात। एक और एयरफोर्स की बात बता रहा हूं, एक किसी का जो खेत था, खेत के बीच में उसने घर बना लिया, सारे गांव में बिजली पहुंच गई, उसके घर में बिजली नहीं पहुंची, भाई खेत के बीच में कौन पोल लगाएगा। उसने बोला वहां के सरपंच से कि हमारे यहाँ भी लगाओ, सबके यहाँ बिजली पहुंच गई। उसने कहा तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा घर बहुत दूर है, कि इतना तार लगेगा, तुम हमको 30,000 रुपए दोगे तो लगा देंगे। उसने इसके लिए फाइल कर दिया केस, ठीक है, दैट इज राइट टू इक्वलिटी का, कि सबको मिली हमें नहीं मिली। 15 दिन के अंदर सरपंच आया, सबके ठेकेदार को लेके आया, बिजली भी लगाई, और फिर अलग से भी बोला ठीक है देख लो सब आ रहा है बिजली, तब सब तरीके से करके तब संतुष्ट होकर साइन लेके गया। तब उसने बोला कि अभी अपना केस बंद करो, तुम्हीं से केस बंद करवाने आएगा, बोलेगा इसमें आप इसे बंद कर दो कि हो गया। बहुत पावरफुल। आजकल हम लोग का जो नेटवर्क है ना, ऑनलाइन की सर्विसेज बहुत तगड़ी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग दूसरी चीजें चलाते हैं ना, कुछ हो जाए, कभी संकट में हो जाओ, गूगल में खोल लेना फंडामेंटल राइट्स, हाउ टू, दैट इज रिमेडियल ऑफ, लास्ट वाला रिमेडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसकी इतना तगड़ा है कि अगर आपने लिख दिया है, आप लिखने के बाद भी भूल जाओ, सब काम होता रहेगा। जो संस्था है, कंसर्न संस्था, उसकी हालत खराब कर दी है, तुमसे पूछने भी नहीं आया जाएगा, वो खुद ही पूछ के आएगी अभी से बंद कर दी। एक गवर्नमेंट पोर्टल्स है, ठीक है, नरेंद्र मोदी पोर्टल्स पे भी जा सकते हो, जो भी गवर्नमेंट पोर्टल्स है ना, वो इसके लिए खुले, तुम 2-4 में खोलोगे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या हो गई, जैसा मानसी ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है। इसके अलावा क्या है, बेगार इज इलीगल, फ्री ऑफ चार्ज या नॉमिनल रेम्यूनरेशन, मामूली पैसा देकर किसी से काम कराना। ये दिल्ली की घटना है, दिल्ली के लोग इतने वैसे होते हैं, क्रूर होते हैं, जो उनके काम करने वाले मध्य प्रदेश से बांध ले आएंगे उस, और लड़की को बांध के रखते थे, और जिस समय घर का पोछा ओछा लगवाने के बाद फिर बांध के रखते थे, और फिर टुकड़ा डाल देते थे। पता चला उसके जलने के निशान उसके शरीर में, पता ही नहीं चला इनका कौन काम करता है, वो डरी डरी ऐसे ऐसे दिखा। और बहुत घरों में ऐसा, बड़े अमीर अमीर लोग हैं, अरबपति हैं, उन्होंने, उनकी जमीन सरकार ने ली थी ना, तो सबको करोड़पति बना दिया, किसी को 2 करोड़, किसी को 4 करोड़, बहुतों ने बहुत जमीन ली, तो सब वो क्या है, नशेबाज और क्रूर लोग हो गए। सरकार ने ली थी ना संसद बनाने के लिए, नई दिल्ली बनाने के लिए, बहुत अमीर हो गए, सब एक साथ करोड़पति हो गए। वो पैसे से वो क्या करते थे। तो दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का बहुत सारा केस दिल्ली से ही है। अगला देखिए, तो इट सेफगार्ड्स ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार प्रथा, ठीक है, दैट इज, ये जो भी टॉर्चर ड्यूरिंग ये होम सर्विसेज या हाउस लेबर जो होता है उसमें, तो इट सेव्स सिटीजन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बेगार, बेगार का मतलब है कि तुमसे काम तो लिया जाए, तुमको पगार न दी जाए, ठीक है, इन सभी चीजों के प्रति। और देख लो, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है, every citizen has a right to profess, practice and propagate the religion if or she deserves it। बात समझ में आई। अभी तुमने सऊदी अरेबिया का केस देखा, क्या वहाँ हिंदू अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है? क्या वहाँ ये उम्मीद कर सकता है कि वहाँ मंदिर होगा? नहीं कर सकता। लेकिन अभी हमारे देश में क्या है, वैसे तो मोदी जी के इनिशिएटिव से वहाँ एक मंदिर बना है, अबू धाबी में बना है, अदरवाइज वहाँ पर इस चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वहाँ की गवर्नमेंट भी अब थोड़ी सी टेंडर हो रही है, कोमल हो रही है, या सॉफ्ट हार्टेड हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा हार्ड लाइनर रहेगी तो लोग फिर वहाँ बिजनेस नहीं करने जाएंगे और उस कंट्री को अवॉइड करेंगे। तो जब पूरी दुनिया में इस समय लिबरलाइजेशन का दौर है और अगर आप हार्ड लाइनर बने रहोगे, देन यू विल बी कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको दिखाने के लिए कि हम भी एक मॉडरेट कंट्री, वो ये सब थोड़ा बहुत दिखा रही है। ये उसका कॉस्मेटिक्स ही होगा, भले ही ऐसा होगा,
लेकिन फिर भी क्योंकि उसे सरवाइव करना है ऑयल ट्रेडिंग में या जो क्रूड ऑयल के बिजनेस में, तो वो दिखा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा ऐसा ऐसा कर दो, हम तुमसे ज़्यादा तेल लेंगे, उसको क्या दिक्कत थी? उसने कहा हम कर देंगे। हम उन्होंने कहा भाई आप हमारे हिंदुओं के लिए करो, दूसरी कम्युनिटी के लिए करो, और जो दूसरे क्रिश्चियन है उनके लिए, सिखों के लिए करो, क्योंकि वो यहाँ भी उनको वोट देते हैं। सिखों का गुरुद्वारा बनाओ, हिंदुओं का मंदिर बनाओ, भी तो उनको करेंगे। तो ऐसा होने से क्या हो रहा है? ट्रेड उनको मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे? तो क्या चीज़ है बताइए? एवरी पर्सन ऑफ इंडिया हैज ए राइट, किस चीज का है? टू प्रोपगेट, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार, उसको प्रमोट करने का अधिकार। तुम प्रमोट भी कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वरना महावीर जयंती में देखो, घंटा घर जाके देखो उस दिन कितने बड़े बड़े जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकलते हैं, और बीच में अगर तुम फंस जाओ तो तुमको इतना खिला पिला के माला माल कर देंगे, ऐसी ऐसी स्वीट डिश खिलाएंगे, बढ़ते रहते हैं काउंटर में, ऐसे ही खाओ। कभी महावीर जयंती में फंस जाना तो देखना, 4 घंटे का मजा। यहाँ जाए बहुत लोग हैं ना। तो अब देखिए, तो क्या किया जा सकता है बताइए? एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। तुम किसी चीज को प्रोफेस भी कर सकती हो। तुम्हें नहीं लगता, सुबह मंदिर जाओ, दोपहर गुरुद्वारा जाओ, रात को नमाज पढ़ लो, और शाम को चर्च चली जाओ, कुछ भी कर सकते हो। चारों टाइम 4 जगह जाओ, कोई कुछ नहीं। समझ आए कि नहीं? गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो, पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो परखोल चहचहाने दो। कभी जमी को भी उठने दो अपनी बाहों पर, और कभी आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज, और कभी मस्जिद में घंटियों को घनघनाने दो। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, और गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। बात है कि नहीं? मंदिर से उठने दो अजान की आवाज, और मस्जिद में तुम्हें जो मर्जी करे उस रिलीजन को फॉलो करो। बात समझ में आ गई? यू कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। तुम सिर्फ, तुम्हें चाहिए, तुम कन्वर्ट होना चाहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम से हिंदू बन जाओ, शाम को फिर से हिंदू बन जाओ, दोपहर में क्रिश्चियन बन जाओ। नाउ एनी पर्सन of country can follow भी कर सकता है एनी रिलीजन। बाई बर्थ नहीं रिलीजन, तुम्हारी मन कर रहा है बदल जाओ। फॉलो भी कर सकते हो, प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस भी करो, वहां जाओ भी। और फिर जब तुमने फॉलो ही कर लिया है, एंड प्रोपगेट, उसको बढ़ाओ। अगला देखिए, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इंडोनेशिया वालों का रिलीजन मुस्लिम है, लेकिन उनका कल्चर हिंदू है। उनका कल्चर क्या है? रामचरितमानस, वो रामलीला खेलते हैं, उनके नोट पर राम जी की तस्वीर। तो कल्चर और रिलीजन एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे देश का जो कल्चर है, बंगालियों का कल्चर दुर्गा पूजा है, चाहे वो मुस्लिम भी होते हैं वो भी दुर्गा पूजा में रहते हैं, क्योंकि वो उनका कल्चर है, वैसा चलता है। तो तुम्हारा जो भी कल्चर है, यू हैव राइट टू प्रिजर्व योर कल्चर। थोड़ी सी जगह पे है और कोई वहां आके आ रहा है, हाईजैक कर रहा है, वहां जमीन खरीद रहा है, देन यू कैन प्रोहिबिट। अभी तुम्हें मालूम है ना, आदिवासी एक्ट 1989, उसमें क्या है, दलित की जमीन नॉन दलित नहीं खरीद सकता, आदिवासी की जमीन नॉन आदिवासी नहीं खरीद सकता, ब्राह्मण की जमीन दलित खरीद सकता है, लेकिन दलित की जमीन अगर तुमने खरीद ली तो ऐसी स्थिति में तुमने मान लो 20 लाख में खरीदी, मैंने एक गलती की थी 2013 में,
तो मैंने कुम्हार की जमीन खरीदी थी, कानपुर की बात है, तो मुझे पता चल गया। और उसी समय मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि ऐसा यूपी में एक्ट है, सभी जगह एक्ट है, भारत में भी एक्ट है कि दलित, ऐसे तो दलितों की जमीन सब लोग अमीर अमीर लोग खरीद लेंगे और दलित तो भूमिहीन हो जाएंगे, कभी न कभी जीवन में उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। दलित ऐसे ही डाउन ट्रॉडन है, तो उनकी जमीन मौका पाके दूसरे खरीद लेंगे, तो फिर उनके पास क्या जमीन बचेगी? दलित की जमीन दलित खरीद सकता। तो मैंने खरीद ली थी, अब मेरा 20 लाख फंसा था। मैंने फिर एक उन्हीं में से मोची कुमार का हार ढूंढा, एक दूसरा रामलाल था, उसको ढूंढा। हमने कहा खरीदोगे? उसको जमीन की जरूरत थी, वो 20 में नहीं खरीद रहा था। हमने कहा 19 दे दो, 18 में सौदा पड़ गया। फिर जब हमने बेचा, अदरवाइज वो जमीन उसी की थी, मेरे खरीद लेने के बाद भी उसी की थी। वो मैंने खरीद ली थी, बस पेपर है मेरे पास, लेकिन वो चाहे तो फिर से बेच सकता था। गवर्नमेंट कहेगी दैट योर 20 lakhs आर राइट ऑफ। लेकिन दलित से ब्राह्मण ने खरीदी या मैंने, समझ लीजिए, बनिया ने खरीदी, वैसे नहीं। और फिर मैंने दलित को भेज दी, तो साइकिल अब कंप्लीट है कि दलित से दलित की चली गई, तब लीगल हो गया। अदरवाइज जो मैंने किया था उसका कोई मोल नहीं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ ये भी बात है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी आपका कल्चर है, इसीलिए तो कहा गया है कि 7 स्टेट्स में तुम नहीं खरीद सकते, नागालैंड, मणिपुर, क्योंकि उनका अपना कल्चर है। लोग बाहर के लोग बस जाएंगे तो खत्म हो जाएगा कल्चर। तो इसके लिए क्या कहा गया है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज राइट टू कंजर्व इट। जिसका अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है, तुम मैथिली बोलते हो, फारसी बोलते हो, जो बोलते हो। भारत में तो कोस कोस पर भाषा बदले, 4 कोस पर पानी। जरा जरा दूर बच जाओ तो भाषा ही बदल जाती है। तो क्या है? एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज राइट to preserve its culture। और बिश्नोई राइट टू एजुकेशन का यहाँ क्या मतलब है? बोलो दो चीज। एजुकेशनल राइट का क्या मतलब है? एनीबडी कैन नॉट बी डिनाइड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर और रिलीजन। कि अरे भाई तुम तो पंख लगाते हो, तुम तो ये आदिवासी हो, है ना, तो ऐसे कहने में कि तुम आदिवासी यहाँ नहीं पढ़ सकते, ये सारी ड्रेस नहीं चलती, ऐसा नहीं है। एनीबडी ऑफ एनी सेक्शन और सोसाइटी और कल्चर कैन टेक एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन। समझ आएगी? देखो सेकंड पॉइंट लिखा इसी में का, एनी पर्सन ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक admission irrespective in any educational institution, irrespective of caste and religion। तुम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिस्सा ले सकते हो। इवन आजकल जो पुजारी की भर्ती होती है, राम मंदिर के लिए भी होती ना, अयोध्या के राम मंदिर, उसमें ये नहीं लिखा गया था जब उसकी भर्ती हो रही थी कि उसमें दलित भी लिए जा सकते। इट इज सो ब्रॉड मैटर ना। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो कहीं पर भी जहां चाहें, वो माइनॉरिटी लोग, आप देखिए माइनॉरिटी की अपनी अपनी लैंग्वेज के भी स्कूल हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं, गुजराती स्कूल, मराठी स्कूल, ऐसे नाम से चलते हैं। और भी कोई जैन महाविद्यालय, बौद्ध ऐसे चलते हैं। क्यों? तुम अपने लैंग्वेज को प्रॉस्पर करने के लिए अपने स्कूल खोल सकते हो। मेजॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती। मेजॉरिटी में तो एक बार जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया था विलियम जोन्स के द्वारा, 17 समथिंग में खोला गया था, 17 में, उसके बाद फिर कोई नहीं खोला गया। मेजॉरिटी नहीं कर सकती, लेकिन माइनॉरिटी या दूसरी कल्चरल कमेटी वाले, कम्युनिटी वाले ऐसा कर सकते। ठीक है, उनके लिए कोई बैन नहीं। सही है। और क्या बोलो? 6 क्या है? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर इनमें से तुम्हारा कोई भी मौलिक अधिकार जाता है, तुम सिर्फ एक रिट 10 रुपए की मिलती है। जिस सुप्रीम कोर्ट में लोग सू फाइल करने के लिए तरसते हैं, वहां लाख लाख रुपए के वकील हैं, उनके द्वारा फाइल करना पड़ता है। वहां तुम्हारे इसके खिलाफ एक अलग सेक्शन खुला हुआ है, सिंपली जाओ, पहली हियरिंग में तुम्हारी सुनवाई।
इतना तगड़ा ये कब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुनवाई होती है और नए नए नियम बनते हैं, नए आर्टिकल बनते हैं। बात समझ आई? ये जो लास्ट है इसका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तुम्हारा अगर कोई भी इनमें से शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे लिखो। रेमेडीज, अगर आप सिर्फ यही डालेंगे तो भी आपके अलग अलग फॉर्म खुल जाएंगे। तुम सिर्फ इतना प्रिंट करना, गूगल फॉर्म खुल जाएगा। नेम, व्हाट इज योर केस, भर दो, कुछ भी ना हो ऐसे ही भर दो लक्षिता के खिलाफ, जब देखने के लिए कि होता क्या, भर दो इनके खिलाफ और फिर देखो मजा। अपना एड्रेस डाल देना बस, सारा मजा तुम्हें पता चल जाएगा। That is right to constitutional remedy if any of your fundamental rights are confiscated. या उनमें कोई खतरा है तो तुम किसका सहारा ले सकते हो? And you can directly go to Supreme Court, the uppermost court, for preservation of your fundamental rights. कोई चीज को This right authorizes the citizen to approach the Supreme Court. इसमें ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लोग के चप्पल घिस जाते हैं, 30 साल का समय लगता है। सीधे जाओ, पहली हियरिंग सुन लो, कोई वकील की भी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट तुमको वकील दे कि अगर लड़ो अपना केस। राइट, दिस राइट ऑथराइज द सिटीजन्स टू approach Supreme Court if, कब जाना है, if जहां चाहो, जरूरी है तुम दिल्ली जाओ, पैसा ना हो हाई कोर्ट चले जाओ, कहीं जा सकते। और हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ भी होता है तो तुम इनमें जा सकते हो। अब इसी चैप्टर को एक और पॉइंट दिखा दें फिर खत्म करें। NHRC, आयुषी NHRC का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इससे तुम क्या समझती हो? पहले तो NHRC का फुल फॉर्म बताओ, बोलो बोलो। यस, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। It is established in 1993, independent commission set. It is appointed by president और इसमें retired judge होते हैं। It is established in 1993. So it's जो इसकी कमेटी है उसको कौन अपॉइंट करता है? It is appointed by President of India. And as retired judge, इसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे। ठीक है। नाउ द विक्टिम कैन सिक्योर, विक्टिम का क्या मतलब है? जो सफरर है। विक्टिम कौन होता है? जो सफरर है। कैन गो टू NHRC इफ हैज एनी ग्रीवेंसेस, अगर तुम्हारा कोई ग्रज और ग्रीवेंस है, शिकवा या शिकायत है, then you can directly go to NHRC। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो गूगल भी नहीं चला पाते हैं, तो यहाँ चले जाओ, ये भी कर सकता है। From time to time court gives judgment to expand the scope of rights. Certain rights like right to freedom of press, right to information, right to education. RTI जानते हो? 3 और राइट आए हैं। RTI, right to education, right to information. Right to information क्या है? तुम्हें दिख रहा है कि एक वहाँ रिजर्वेशन करने वाला बड़ा सुस्ती से काम कर रहा है, तुम एक कर दो
कि पता लगाने के लिए रामलाल एक दिन में कितनी रिजर्वेशन करता है, तो उसको बताना पड़ेगा। तुम कुछ भी नहीं, तुम एक RTI सिंपली डाल दो, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर आता है, स्टैम्प पेपर पे डाल दीजिए कि राहुल गांधी की संपत्ति कितनी हम जानना चाहते हैं, जाके हाई कोर्ट में यहाँ दे दो। सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। जिस एजेंसी के पास वहां चला जाएगा 15 दिन के अंदर उसे विद डेटा गूगल में वो सब डालना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास डिस्पैच होके आ जाएगी। तुम अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में, किसी चीज के बारे में, लैब के बारे में, तुम्हें जो चाहिए, किसी भी चीज, भारत के किसी भी संस्था के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हर चीज बहुत गुप्त सूचना हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वहां की नहीं दी जाएगी। अदरवाइज यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एजेंसी विद विच यू आर कंसर्न। भारत में कितनी रेलवे, RTI से बहुत सारी चीजें निकल के आई। राइट टू एजुकेशन, राइट to information, these were the other rights we are enjoying in our country. बाकी इसके क्वेश्चन आंसर